8वां क्लास का NCERT बुक साइंस है। तीसरा चैप्टर साइंस, कोयला और पेट्रोलियम। 8वां क्लास के NCERT बुक है कोयला और पेट्रोलियम। साइंस का चैप्टर है कोयला और पेट्रोलियम, चैप्टर 3। दोनों जीवाश्म ईंधन है। क्या है? दोनों जीवाश्म ईंधन है। कोयला भी पेट्रोलियम दोनों जीवाश्म ईंधन है। प्रकृति में देखा जाए विभिन्न संसाधन को उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधन को व्यापक रूप से दो भाग में दो वर्गों में बांटा जा सकता है। तो प्रकृति में देखा जाए बहुत सारा संसाधन है। वो संसाधन उपलब्ध कितना है, कितना वो संसाधन मिल रहा है, उसके अनुसार दो भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। एगो अक्षय, जिसको कहते हैं अक्षय, जो अक्षय प्राकृतिक संसाधन, क्षय में क्षय होना, अम्ल नहीं है, जो क्षय नहीं होता यानी कि समाप्त न होने वाला संसाधन अक्षय कहलाता है, जो कभी समाप्त नहीं होगा। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है, माने सीमित नहीं इसका है, एकदम असीमित है, अनंत है, और मानवीय क्रियाकलाप से समाप्त होने वाला नहीं भी है। मानव कितना काम करेगा लेकिन समाप्त नहीं होगा, है ना। इसलिए क्षय को समाप्त न होने वाला संसाधन कहते हैं। सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त न होगा, कितना मानव उपयोग कर ले, सूर्य का प्रकाश, वायु मृदा, ये अक्षय है, समाप्त न होने वाला संसाधन है। दूसरा है संसाधन है समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन। सब प्राकृतिक है, समाप्त होने वाला, जैसे वन जीव, वन में जंगल, वन जीव मतलब जंगली जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सब एक दिन खत्म हो जाएगा। वन भी है, वन जीव भी है, खनिज भी है। वन में जंगल समाप्त न हो रहा, वन जीव समाप्त हो रहा, जैसे चीता 1992 में विलुप्त हो गया। खनिज, कोयला, ये सब क्या, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस भी सब खत्म होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। वही है, कोयला के बारे में पढ़ना है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब का समाप्त होने वाला संसाधन, इसे सब जीवाश्म ईंधन है सब। इस अध्याय में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जैसे कुछ समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, इसी के विषय में पढ़ेंगे, जो जीवाश्म ईंधन कहलाता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सब समाप्त होगा एक दिन। इसी सब को कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन में आता है। कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या होगा, जीवाश्म ईंधन है। ये सब जीवाश्म ईंधन है। तो पहले कोयला के बारे में पढ़ते हैं, जो जीवाश्म ईंधन से। कोयला क्या है? कोयला का उपयोग पत्थर जैसा, कोयला जो होता है, कोयला पत्थर जैसा कठोर होता है और काले रंग के होता है। देखिए काले रंग के कोयला, CO2 जलेगा, जलने पर CO2 निकलता है। कोयला को जलाइएगा तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कोयला जो है पत्थर जैसा कठोर होता है, काले रंग का होता है, भूरे रंग का भी होता है। यही कोयला खाना पकाने में काम आता है। कोयला जब काले रंग का होता है, कठोर पत्थर जैसा होता है, तो वही कोयला का उपयोग खाना बनाने में, पकाने में प्रयोग होता है ईंधन के रूप में। रेल इंजन पहले इसका उपयोग रेल इंजन का चलाने के लिए होता था, और रेल इंजन को चलाने के लिए भाप बनाने में काम आता था। और इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्र में होता है। तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने में, यानी बिजली भी उत्पादन होता है तापीय शक्ति संयंत्र में। NTPC में विद्युत उत्पन्न करने में होता है। उद्योग में भी होता है, उद्योग में ईंधन के रूप में होता है कोयला का उपयोग। इस कोयले की कहानी सुनिए। जो कार्बन
एकरा मुख्य रूप से कार्बन होता है, मुख्य रूप से कोयले में कार्बन होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जलता है। तो देखिए कोयले की कहानी। सवाल उठा है कोयले हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है। तो सुनिए कैसे बनता है, कोयला कहाँ से मिलता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है, सोच लिया आज की बात नहीं है, 300 वर्ष मिलियन पहले की बात है। 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर नीचे जलीय क्षेत्र में घने वन थे। पृथ्वी है मृदा, एक नीचे घने जंगल था, जल है, जल के नीचे घने जंगल था, मृदा घने वन था, वन है, जंगल है। ये दब गया और दब जाने के कारण यहाँ ताप भी अधिक हो गया और दाब भी ज़्यादा हो गया, जिसके कारण मृत पेड़ पौधा का हो गया दब गया नीचे। और ताप ज़्यादा और दाब ज़्यादा, ताप दाब ज़्यादा हो गया तो कोयला में कन्वर्ट हो गया। 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गया। बाढ़ आया, यही वन नीचे दब गया, जंगल जो था नीचे पृथ्वी के नीचे दब गया। बाढ़ आया तो इतना बाढ़ आया कि नीचे दब गया, जमीन के नीचे। मृदा के नीचे दब गया, उनके ऊपर अधिक मृदा जम गया। नीचे दब गया तो जंगल के नीचे ऊपर मिट्टी जम गया। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। जैसे जैसे नीचे होगा मिट्टी जमते बढ़ते 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 इतना ऊंचा हो गया मिट्टी, नीचे ताप बढ़ गया, उच्च दाब भी हो गया। उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में कन्वर्ट हो गए। उच्च ताप के कारण मृत जो मारा हुआ पेड़ पौधा था ऊपर इतना ऊंचा हो गया कि ऊपर कक्ष से नीचे नहीं गया, जिसके कारण ताप भी बढ़ गया या दाब भी बढ़ गया, जिसके कारण यही मारा हुआ पेड़ पौधा कोयला में कन्वर्ट हो गया। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। जो कोयला होता है उस कोयला में कार्बन की मात्रा ज़्यादा रहता है, क्योंकि पेड़ पौधा से बनल है तो पेड़ पौधा में कार्बन है, तो जाहिर सी बात है कोयला में भी कार्बन ज़्यादा है। मुख्य रूप से कार्बन, कोयला में बहुत सारा चीज़ है लेकिन मुख्य रूप से कहेगा तो कार्बन होता कोयला में। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। मृत वनस्पति जो है, मर गया जो पेड़ पौधा, धीरे धीरे वही पेड़ पौधा धीरे धीरे का में कन्वर्ट हो गया कोयला में। इस घटना को कहते हैं कार्बनीकरण। मृत वनस्पति का होता है, जो पेड़ पौधा मर गया वो धीरे धीरे का हो गया कोयला में कन्वर्ट हुआ। कोयला में कन्वर्ट हुआ, इस घटना को कहते हैं कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि कार्बनीकरण वनस्पति के अवशेष से बना है। वनस्पति में पेड़ पौधा का जो अवशेष है वही जमीन के अंदर दब गया, जिसके कारण कार्बनीकरण कहते हैं। मृत वनस्पति के धीमे धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में मारा हुआ वनस्पति जब धीरे धीरे कोयला में कन्वर्ट हो उसे कार्बनीकरण कहते हैं। कार्बनीकरण में पेड़ पौधा के अवशेष से बनल है। कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कोयला रहे पेट्रोलियम रहे प्राकृतिक गैस रहे, सब जीवाश्म ईंधन है। तो 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्र में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रम के कारण यही वन जलीय क्षेत्र के नीचे था, मिट्टी के नीचे दब गया और मिट्टी के ऊपर अधिक मृदा जम गया, मर्द जम गया, जिसके कारण संपीड़ित हो गया, ताप भी बढ़ गया और ताप बढ़ गया। उच्च ताप पर मृत के पेड़ पौधा धीरे धीरे कोयला में कन्वर्ट हो गया। और कोयला में मुख्य रूप से कार्बन रहता है। मृत वनस्पति जब हमारा पेड़ पौधा धीरे धीरे कोयला में जमता है उसे कार्बनीकरण कहते हैं। कार्बनीकरण में पेड़ पौधा के अवशेष होता है। कोयला को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। देखिए कोयले के खान है, कोयले की खान
कोयला जब ऑक्सीजन मैंने वायु में मैंने ऑक्सीजन में जलता है तो CO2 देता है, CO2 देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जब कोयला ऑक्सीजन में जलेगा तब जलेगा तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देता है। वही चीज़ यहाँ लिखा है। उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोयला, कोलतार, कोयला गैस। जब कोयला का उपयोग उद्योग में होता है तो उद्योग में होता है तो कोयला को जब उद्योग में जलाइएगा तो कोयला जल करके उत्पाद बनाता है, कोक बनेगा कोयले से। उद्योग में जब कोयला जलेगा तो कोयला जल करके उत्पादन करेगा कोक के। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कोक है। ऐसे कोयला में मुख्य रूप से कार्बने होता है, तो कार्बनों का सबसे शुद्ध रूप कोक है। जब कोयला को उद्योग में जलाइएगा तो वही कोयला कोक देगा, कोक, कोलतार, कोल गैस देता है। वही कोक, कोलतार, कोक गैस देता है। कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। उससे पहले कोयला देखते हैं, कोक देखते हैं। कोयला का बेटा है ए, कोक। ये हो गई एक, ये मान लेते हैं कि बी है, ये सी है। पहला कोक जो है यह एक कठोर होता है। कोक कठोर होता है, सरंध्र होता है और काला पदार्थ है, और कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक क्या हो गया? कठोर है, सरंध्र है, काला पदार्थ होता है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग, इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में होता है। कोई भी इस्पात होता है, इस्पात का जो इंडस्ट्री होता है, फैक्ट्री होता है, वही औद्योगिक निर्माण में होता है। कोक का प्रयोग उद्योगों से बनता है, उद्योगों का प्रयोग होता है। इस्पात वाला उद्योग में प्रयोग होता है। बहुत से धातु जो होता है, धातु के निष्कर्षण में काम आता है कोक का प्रयोग। अगला है कोलतार कोयले से बनता है। यह एक अप्रिय गंध वाला है। मैंने अप्रिय गंध मतलब कि इसको कोई प्रिय नहीं है, इसको ऐसा गंध निकलता है कि इसको कोई पसंद न करता है, इसलिए इसका नाम है अप्रिय गंध वाला। काला होता है, भी कोक भी काला है, लेकिन ये कठोर होता है। यही कोलतार अप्रिय गंध देता है, ये भी काला होता है, लेकिन गाढ़ा द्रव होता है। ये गाढ़ा द्रव जैसा एकदम, देखिए कोलतार है गाढ़ा द्रव जैसा, ये भी काला है। इसमें 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार 200 पदार्थों का मिश्रण है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग, कोलतार से जो भी उत्पाद निकलता है, यही कोलतार से कोई भी उत्पादन होता है, उस कोलतार से कोई जो भी चीज उत्पादन होता है उसका उपयोग, कोलतार से प्राप्त उत्पादन का उपयोग किस चीज में होता है? तो प्रारंभिक पदार्थों के रूप में होता है। प्रारंभिक जो पदार्थ है वही प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में काम आता है। औद्योगिक निर्माण तथा उद्योग में आता है। औद्योगिक निर्माण और उद्योग में काम आता है। जैसे संश्लेषित रंग बनाने में औद्योगिक निर्माण, उद्योग कौची के औद्योगिक निर्माण और कौची के उद्योग, तो संश्लेषित रंग वाला उद्योग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, फोटोग्राफिक सामग्री है। छत निर्माण सामग्री, छत बनाने वाला, छत के निर्माण में जो भी आता है, छत बनाने में जो सामान आता है वही छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य यही है कि मौत और अन्य कीट को भगाने हेतु भी प्रयोग में लाई जाती है।
मौत भी भगाने में और कीट भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से ही प्राप्त होता है। मौत भगाते नहीं, मौत या कीट, मौत और कीट जो कॉपी किताब में रखते हैं ताकि कॉपी किताब में कीड़ा न लगे, उसको मौत और कीट बोलते हैं। कीट है कीड़ा मकोड़ा, तो मौत कीटों को भगाने वाला नेफ्थलीन गोलियां होता है। यही नेफ्थलीन गोलियां का प्रयोग भी कोलतार बनाने में आता है, कोलतार बनाने में काम आता है। कुछ नेफ्थलीन की गोलियां बनाने में कोलतार का प्रयोग। नेफ्थलीन का काम क्या है? मौत और कीट को भगा देता है, कीटों को भगाता है। तो कोलतार क्या है? अप्रिय गंध है, कोई इसको पसंद न करता है, काला होता है, गाढ़ा द्रव होता है, 200 पदार्थों से मिश्रण मिलकर बनल है। यह कोलतार से जो प्राप्त उत्पादन होता है उसका उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आता है ना। जैसे औद्योगिक निर्माण में, उद्योग के निर्माण में आता है। उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि में नेफ्थलीन का प्रयोग में काम आता है। विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री और छत निर्माण सामग्री में होता है। रोचक तथ्य है कि मौत और कीट को भगाने वाला नेफ्थलीन गोलियां होता है। यह भी नेफ्थलीन गोलियां कोलतार से ही बनता है। नेफ्थलीन गोलियां क्या करता है? नेफ्थलीन गोलियां क्या करता है? मौत के और कीट को भगा देता है, कीड़ा मकोड़ा को भगा देता है। कह रहा आजकल देखिएगा पक्की सड़क जो बन रहा है, तो पक्की सड़क के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम से उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। पहले क्या होता था ना, तब पक्की सड़क बनाने के लिए पहले कोलतार का प्रयोग होता था। अब कोलतार का प्रयोग नहीं होता, कोलतार कोयला से मिलता था। अब बिटुमेन का प्रयोग होता है। अब बिटुमेन किससे मिलता है? तो पेट्रोलियम के उत्पाद होता है, तब बिटुमेन मिलता है। यही बिटुमेन का प्रयोग पक्की सड़क बनाने में काम आ रहा है। बिटुमेन का प्रयोग आजकल उद्योग में जब कोयला जलता है तो कोक, कोलतार और कोयला गैस बनता है। कोक भी देख लिए, कोलतार भी देख लिए, कोयला गैस देखते हैं। अब कोयला गैस देखते हैं। सी, जब कोक बनता न है उसी समय कोयला गैस बन जाता है। वही कह रहा कोल गैस। कोयले के प्रक्रम में जलता है तो कोक बनता है, तो कोक बनते समय ही कोल गैस बन जाता है। ये गैस है तो गैस तुरंत ही बन जाता है शुरुआत में। अच्छा, शुरुआत में कोयला उद्योग में कोयला जलता है तो उत्पादन होता है कोक, कोलतार, कोल गैस। तो जाहिर सी बात है कोक बनेगा तो वही समय स्टार्टिंग होता है कोल गैस बनना भी। कोल गैस भी बन जाता है उसी समय, कोक बनता है उसी समय कोल गैस भी बन जाता है। यह कोयला प्रक्रम संयंत्र के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में कोयला के प्रक्रम संयंत्र के निकट, जहाँ कोयला बनता है निकलता है खदान से, ओकर निकट, उसी के निकट स्थापित बहुत से उद्योग होता है ताकि कोयला मिल जाए। यही उद्योग कोयला के नज़दीक में उद्योग बनता है ताकि कोयला जल्दी जल्दी मिले। यही उद्योग में ईंधन के रूप में उपयोग होता है कोल गैस का प्रयोग। कोल गैस का प्रयोग उद्योग में क्यों? ईंधन के रूप में। यही कोल गैस का भी उद्योग में, और कोलतार जो है, कोलतार का भी प्रयोग औद्योगिक निर्माण में उद्योग में होता है। और कोक है, कोक का भी प्रयोग होता है इस्पात के उद्योग निर्माण में, और बहुत से धातु के निष्कासन में आता है। धातु के निष्कासन में कोक का प्रयोग। देखिए कोलतार पहले सड़क बनाने में काम आता था ना, पहले सड़क बनाने में कोलतार का प्रयोग होता है। कोलतार कट गया तो आज पेट्रोलियम से उत्पाद होता है बिटुमेन का प्रयोग होता है सड़क बनाने में। उसी तरह से कोल गैस का प्रयोग आजकल हो रहा है ऊष्मा के स्रोत में। देखिए लंदन में 1810 की बात है, कोल गैस का प्रयोग ईंधन में उद्योग में होता है, ईंधन के रूप में। लंदन में 1810 में, और न्यूयॉर्क में 1820 की बात है। 1810 और 10-20 लंदन है, तो लंदन में 1810 और 10 दूनी 20, 1820, दोनों 1800 में है, लेकिन 1810 से 1820 है। लंदन में 1810, न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास देखा जाए तो कोयल गैस का उपयोग प्रथम बार सड़क पर रोशनी के लिए किया गया था। कोयल गैस का प्रयोग सड़क पर
रोशनी के लिए किया गया था, वही सड़क बनाने के लिए बिटुमेन का प्रयोग हो रहा है आजकल। बिटुमेन कोलतार का प्रयोग हो रहा है। लंदन में 1810 में, न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोल गैस का प्रयोग हुआ था। लंदन में होता 1810 में, न्यूयॉर्क में होता 1820 में कोल गैस का प्रयोग। काहे लगे तो सड़क पर रोशनी लाने के लिए किया गया था। तो आजकल वही कोल गैस का प्रयोग रोशनी के जगह खट गया। अब उसके जगह पर रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में हो रहा है। अब ऊष्मा के स्रोत के रूप में हो रहा है। कोल गैस का प्रयोग ऊष्मा के स्रोत के रूप में हो रहा है। कोल गैस है तो भी ऊष्मा एक तरह से गैस है, ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है कोल गैस का प्रयोग। तो कोल गैस का प्रयोग सबसे पहला तो लंदन में 1810 में, न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोल गैस का प्रयोग प्रथम बार सड़क पर होता रोशनी के उत्पादन के लिए। लेकिन अब वह रोशनी कट गया, रोशनी के सड़क पर होता है, लेकिन ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है आजकल कोल गैस का प्रयोग। हम जानते हैं कि पेट्रोलियम के बारे में हम जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहन में होता है। पेट्रोलियम से बनता है पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल डीजल बनता है पेट्रोलियम से बनता है। पेट्रोल का उपयोग ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्का गाड़ी चलाने में आता है। पेट्रोल का उपयोग हल्का गाड़ी चलाने में काम आता है, जैसे मोटरसाइकिल चलाने में, स्कूटर चलाने में, कार में। ये सब हल्का गाड़ी है, इसलिए पेट्रोल का उपयोग करते हैं। जब यही भारी मोटर वाहन चलाते हैं, भारी मोटर गाड़ी चलाते हैं, जैसे ट्रैक्टर चलाने के लिए भारी गाड़ी है, इसलिए डीजल में काम आता है। डीजल और पेट्रोल दोनों बनता है पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम शब्द जल है। इसकी उत्पत्ति पेट्रा माने चट्टान और ओलियम माने तेल, ओलियम से हुई है। पूछेगा पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति, पेट्रोलियम शब्द जल है। इसकी उत्पत्ति पेट्रा चट्टान से प्लस में ओलियम तेल से हुई है, क्योंकि जमीन के नीचे चट्टानों के मध्य से निकलता है। जमीन के नीचे, अब नीचे क्या होता है, जमीन के नीचे चट्टान होता है और चट्टानों के बीच से निकलता है। चट्टान के नीचे भी नहीं, चट्टान के जो बीच, ये चट्टान है, चट्टान के बीच से निकलता है। चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है, इसलिए पेट्रा चट्टान ओलियम तेल कहते हैं। यही दोनों सबसे मिलल है पेट्रोलियम। फिगर देखिए, तेल चट्टान है, सबसे नीचे तेल चट्टान है। तेल चट्टान के अंदर यहाँ पेट्रोलियम मिलता है। पेट्रोलियम भारी है, इसलिए नीचे रहता है। ऊपर ये जल है, ये जल भाग है। तेल चट्टान है जहाँ पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल लिखल है पेट्रोल। ओकर ऊपर जाइएगा तो पेट्रोल के ऊपर गैस होता है, गैस। अप्रवेश चट्टान, इसका सब कहा, ये सब अप्रवेश चट्टान है। अप्रवेश चट्टान के अंदर मिलता है पेट्रोलियम। अप्रवेश चट्टान, गैस, तेल। तो तेलीय चट्टान ऊपर पर जाइएगा तो ऊपर ऊपर तेल, ऊपर ऊपर आ जाइए, तेल है। तेल के ऊपर जाइएगा तो गैस मिलता है। यही है पेट्रोलियम का कुआं। तो अप्रवेश चट्टान है, ये पूरा अप्रवेश चट्टान है। अप्रवेश चट्टान के अंदर ये पूरा अप्रवेश चट्टान है, ये अप्रवेश चट्टान है। अप्रवेश चट्टान के अंदर तेलीय चट्टान यहाँ हो गया, ऊपर आएगा जल है ना, ये सब पूरा पानी है। तेल है, तेलीय चट्टान के ऊपर तेल, फिर गैस, फिर कुआं है। इससे खोद कर निकालते हैं। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का भंडार, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस का भंडार भी है। कह रहा है पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ, सुनिए। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। समुद्र में बहुत सारा जीव रहता था,
जब ये जीव मृत हुए, जब यही जीव समुद्र में मर गया तो इनका शरीर समुद्र के पेंदी में जाकर जम गया। जब मर गया तो जाहिर सी बात है कि मृत जीव समुद्र का जो पेंदी है, मृत जीव जाके यहाँ पर बैठ गया पेंदी में। फिर रेत मिट्टी की तहों द्वारा ढक लेगा। जाहिर सी बात यहाँ मिट्टी मृत जीव जाकर पेंदी में सट जाएगा तो जाहिर ऊपर से मिट्टी आन के इस पर तपा जाएगा, मिट्टी से तपा जाएगा जीव। और लाखों वर्ष का बात है, लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति, उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तन कर दिया। जाहिर सी बात है लाखों वर्ष लग गया। कितना? लाखों वर्ष। उच्च ताप भी अधिक और प्रेशर भी अधिक और हवा नहीं, हवा भी नहीं रहा, उच्च ताप भी मिला, दाब भी ज़्यादा मिल गया और लाखों वर्ष में लग गया। यही मृत जीव जा करके मर करके समुद्र के पेटे में सट गया तो ऊपर से मिट्टी उट्टी से तपा गया। जब तपा गया तो जाहिर सी बात है ऊपर तक मिट्टी आ गया। ऊपर से मिट्टी आ गया तो हवा ऑक्सीजन नहीं गया यहाँ तक, जिसके कारण ऑक्सीजन नहीं गया, ताप भी बढ़ गया यहाँ पर और दाब भी बढ़ गया, गर्म पूरा हो गया, जिसके कारण लाखों वर्ष में यही मृत जीव समुद्र के नीचे अन्य चट्टान के बीच में पेट्रोलियम बना और गैस भी बना। पेट्रोल भी बना और प्राकृतिक गैस बनता है यहाँ पर। तेलीय चट्टान में पेट्रोल भी बना और प्राकृतिक गैस भी बना। ऐसी कोयला भी बना है, लेकिन कोयला में पेड़ पौधा के दबने से हुआ, वहाँ पर भी ताप दाब ज़्यादा हुआ, ऑक्सीजन नहीं रहा तो बन गया कोयला। उसी तरह से पेट्रोल गैस भी बना। जब कोयला बनल है तो 300 मिलियन वर्ष पहले बनल है। कोयले की कहानी में पढ़ेगा हम 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर नीचे हो बनल है। ये 300 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो बनल है वो लाखों वर्ष में बना है, लाखों बरस में। विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ खोला गया? तो विश्व का पहला तेल कुआं ना, तो विश्व में सबसे पहला तो अमेरिका में कहाँ? तो पेंसिल्वेनिया में खोला गया था। तो पेंसिल्वेनिया कहाँ पड़ता है? अमेरिका में कब? 1859 में प्रवेधित मैंने ड्रिल करके कुआं खोदा गया था। तो पूछेगा विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया में खोला गया था। पहला तेल कुआं कहा जाता है, विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया में खोला गया था, अमेरिका में पड़ता है। 1859 में प्रवेधित ड्रिल किया गया था। फिर 8 वर्ष बाद 1859 में 8 जोड़िएगा सीधा ये 1867 में असम में खोजा गया था। असम में कहाँ? तो माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था। पेंसिल्वेनिया में 1859 में 67 में असम के माकुम में खोला गया था। माकुम में यही तेल का पता चला था। माकुम में तेल का पता चला था 8 वर्ष बाद, यानी कि 67 में असम के माकू नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल कहाँ मिलता है? असम के कहाँ? माकू में 1867 में। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे है, गोदावरी, कृष्णा नदी के बेसिन में पाया जाता है। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे है। असम सबसे उत्तरी और पूर्वी में है, पड़ता है असम। सबसे पहले यही पड़ा। फिर गुजरात में बॉम्बे गुजरात सब नदी के है। गोदावरी कृष्णा नदी के बेसिन में पाया जाता है। ये तेल जल है, जल के ऊपर पेट्रोलियम तेलीय चट्टान है ना, ऊपर तेल है,
ऊपर ऊपर गैस है, चट्टान है, तेली चट्टान है सब, उसके ऊपर तेल है, तेल के ऊपर गैस है, हल्का है, हल्का होने का गैस सबसे ऊपर है, ऊपर तनिक घन तो ज़्यादा तेल है, तेल के नीचे जल है, और यह प्रवेश चट्टान में के अंदर पाया जाता है पेट्रोलियम। अब देखते हैं पेट्रोलियम के निष्कर्षण कैसे होता है। तो पेट्रोलियम का परिष्करण देखते हैं। तो विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया में अमेरिका में पड़ता है। 1859 में ड्रिल करके पता किया गया। 1859 और 8 वर्ष बाद 67 में 1867 में असम के माकुम में खोजा गया, तेल का पता चला माकुम में। अब तेल भाद्म तेल असम के माकुम में, गुजरात बम्बई हाई, गोदावरी कृष्णा नदी के बेसिन में पाया जाता है। नदी दो गोदावरी कृष्णा नदी के बेसिन में। अब देखते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण। मतलब कि जब पेट्रोल निकालेगा तो क्या बहुत सारा गंदगी चीज रहता है, उसको परिष्करण करते हैं, माने साफ सुथरा करते हैं, तब इसको फ्रेश करके हम लोग गाड़ी में डालते हैं पेट्रोल को। तो पेट्रोलियम यम है। पेट्रोलियम देखिएगा तो गहरे रंग का होता है। कैसा होता है? गहरा रंग का होता है, भूरा भी होता है, और तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होता है, अप्रिय होती है। ये विभिन्न संगठकों से बना है। विभिन्न संगठन कौन कौन? जैसे पेट्रोलियम यम है तो पेट्रोलियम गैस से बनल है। देखिए गैस ना है, पेट्रोलियम गैस भी रहता है इसमें, और पेट्रोलियम गैस के अलावा पेट्रोल भी रहता है। पेट्रोलियम में पेट्रोल भी रहता है, डीजल भी रहता है, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिम मोम भी रहता है, पैराफिम मोम आदि का मिश्रण होता है। गहरे रंग का होता है पेट्रोलियम, गंध अप्रिय होता है, इसका कोई गंध माने सूंघ नहीं सकता जल्दी। कोलतार के भी देख रहे थे, कोलतार इसमें भी अप्रिय गंध वाला है, लेकिन काला गाढ़ा द्रव है, काला होता है, काला द्रव जैसा है, और गाढ़ा द्रव है, अप्रिय भी है, अप्रिय गंध। पेट्रोलियम भी अप्रिय गंध है, गंध अप्रिय है, गहरे रंग का होता है और भूरे रंग का होता है। यह तो है पेट्रोलियम गैस से मिलकर बना था। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का क्या होता है? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन रहता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक प्रभाजो मैंने विभिन्न संगठक मतलब क्या है? जो संगठक है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, इस सभी को अलग करते हैं। सभी पेट्रोल में है, इस सभी चीज को पेट्रोल से अलग करते हैं, और जो विधि से अलग करते हैं उसी विधि को कहते हैं परिष्करण कहलाता है। कि हम लोग पेट्रोल का परिष्करण किया, मैंने साफ कर दिया, पेट्रोल गैस को अलग निकाल दिए, पेट्रोल को अलग निकाल दिए, डीजल अलग कर दिए, स्नेहक तेल अलग कर दिए, पैराफिन मोम अलग कर दिए पेट्रोल से। इस घटना को कहते हैं पेट्रोल का परिष्करण हो गया। वही कह रहा है पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक हो गया। यही सब पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम, पृथक मैंने अलग करने का जो प्रक्रम नियम अपनाते हैं, पृथक मैंने अलग करने का जो प्रक्रम मैंने जो नियम अपनाते हैं उसे परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करण में संपादित किया जाता है। जो अलग करते हैं जो विधि उसको कहते हैं परिष्करण, अब पेट्रोल को करते हैं अलग, इसलिए वो कार्य को कहते हैं पेट्रोलियम परिष्करण कहते हैं। यही पेट्रोलियम परिष्करण, पेट्रोल का परिष्करण हो रहा है, पेट्रोलियम परिष्करण हो रहा है। इसमें डीजल, पेट्रोल डाला जाएगा, डीजल, मोम, पैराफिन, पेट्रोलियम गैस सब अलग कर देगा। जब यही पेट्रोल साफ होता है तो नीचे बहुत सारा चीज कचरा बन जाता है। जब पेट्रोल अलग हो गया पेट्रोलियम से, डीजल अलग हो गया पेट्रोलियम से, मोम कैन पैराफिन मोम अलग हो गया, तो अंत में गाद जो बचता है, कचरा चीज जो बच जाता है, कैसे तेलों में नीचे बढ़ जाता है, नीचे कचरा चीज देने के बाद उसी बढ़ जाता है, तो उसी से उसका उपयोग किया जाता है। वही कह रहा है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जिसे पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रो रसायन इसलिए पेट्रोलियम के और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं।
पेट्रोलियम से भी और प्राकृतिक गैस से, ये दोनों से भी बहुत सारा उपयोगी पदार्थ प्राप्त करते हैं। और जब इसी दोनों से जब उपयोगी पदार्थ बनता है उसे पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक रेशा बनाने में, पेट्रो रसायन का उपयोग, पेट्रो रसायन जो है इसका उपयोग कहाँ होता है? अपमार्जक रेशा बनाने में। अपमार्जक बनाने में, रेशा माने रेशा बनाने में, रेशा का मतलब कि रेशा में चाहे पॉलिएस्टर बनाइए, नायलॉन बने नायलॉन, या एक्रिलिक बनाइए एक्रिलिक आदि बनाते हैं। पॉलीथीन भी बनाने में, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक जो बनता है, प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किए जाते हैं। तो पूछे यहाँ से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से बहुत सारा उपयोगी पदार्थ बनता है, कहाँ बनता है, उसको क्या बोलते हैं? पेट्रो रसायन। यही पेट्रो रसायन जब बन जाता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, तो इससे पेट्रो रसायन का उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग अपमार्जक रेशा में कहेगा तो पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि बनाने में। तो अपमार्जक रेशा, पॉलीथीन, अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक बनता है। प्लास्टिक जो बनता है सब पेट्रो रसायन से बनता है। प्लास्टिक के आदि के औद्योगिक निर्माण होता है। औद्योगिक निर्माण ये सब जहाँ अपमार्जक रेशा, पॉलीथीन, अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक जहाँ जौन सा औद्योगिक में होता है, वही औद्योगिक निर्माण में किया जाता है पेट्रो रसायन का प्रयोग। प्राकृतिक गैस से, वही प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस होता है। प्राकृतिक गैस से कौन सा गैस मिलता है? तो प्राकृतिक गैस से आपको हाइड्रोजन गैस मिलता है। प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन गैस मिलता है। इसका उपयोग उर्वरक में होता है। उर्वरक में खास करके यूरिया में, यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। हालांकि यूरिया का उत्पादन नाइट्रोजन का भी प्रयोग करता है। और प्राकृतिक गैस से मिलता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का भी उपयोग यूरिया उर्वरक यूरिया के उत्पादन के लिए किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोल बहुत व्यावसायिक महत्व है, मैंने व्यवसाय में बहुत उपयोग किया जाता है पेट्रोल का, इसलिए पेट्रोल को व्यवसाय में बहुत महत्व किया जाता है। इस कारण पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। काला सोना पेट्रोलियम कहते हैं। कोयला का भी बोलते हैं काला सोना, और पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं जी, क्योंकि पेट्रोलियम को बहुत अधिक व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है, इसलिए पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। अब हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलता है? प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है हाइड्रोजन गैस। यही हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक में होता है। उर्वरक में कौन सा? यूरिया में होता है प्रयोग। अब देख रहे प्राकृतिक गैस, यही प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन गैस मिलता है, जिसके कारण यही हाइड्रोजन गैस जब प्राकृतिक गैस से मिल जाता है, इसका उपयोग उर्वरक में होता है। उर्वरक में खासकर यूरिया में वही प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। यह भी कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तीनों के तीनों जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। इसका जो परिवहन होता है पाइप द्वारा होता है। इन्हें के ट्रक पर भर के नहीं ले जा सकते हैं, गैस नहीं, सब निकल के लीक होकर बह जाएगा। इसका परिवहन जो होता है, आना जाना, मान ली कि इंडिया से मुंबई ले जाना है, दूसरा देश में ले जाना है, तो पाइप द्वारा होता है। कैसे पानी जाता है? पाइप से। उसी तरह से इसका भी परिवहन पाइपों के द्वारा सरलता से हो जाता है, आसान से होता है पाइप द्वारा। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है उच्च दाब पर। इसका यहाँ प्रेशर इतना दिया जाता है, कैसे सुई वाला जो सिरिंज होता है ऊपर से जब ऐसे टिपते हैं तो दाब बढ़ाता है, उसी तरह से इसको है ना उच्च दाब पर संपीड़ित कहते हैं। उच्च दाब तक सिकुड़ा देता है, कम एरिया में ला देते हैं। उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक
गैस नाम हो गया इसका। सी से हो गया कंप्रेस, कंप्रेस मैंने संपीड़ित, एन से नेचुरल, नेचुरल मैंने प्राकृतिक, जी से गैस, गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में सीएनजी बोलिए, कंप्रेस नेचुरल गैस के रूप में भंडारित करते हैं। उच्च दाब पर क्या करते हैं, सीएनजी के रूप में भंडारित करते हैं। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। ऊर्जा उत्पादन में भी काम आता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह बहुत कम प्रदूषणकारी है, इसलिए यह एक स्वच्छ ईंधन है। कह रहा ना कि सीएनजी को उच्च दाब पर संपीड़ित करके भंडार कर लेते। ठीक, उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित करते हैं। उच्च दाब पर भंडार कर लेते हैं, भंडार में जमा कर लेते हैं सीएनजी को, उच्च दाब दे करके और उसको जबर कर लेते हैं सीएनजी को। सीएनजी क्या करते हैं, भंडारित कर लेते हैं प्राकृतिक गैस को, उच्च दाब देते हैं। प्राकृतिक गैस जो होता है, प्राकृतिक गैस, इसको उच्च दाब देते हैं। उच्च दाब दे करके सीएनजी के रूप में भंडारण करते हैं, जमा कर लेते हैं। सीएनजी के रूप में भंडार कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं प्राकृतिक गैस को। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है और गाड़ी के चलाने के लिए ईंधन के रूप में होता है। अच्छा, गाड़ी के ऊर्जा तो मानते हैं कि ठीक है, ईंधन के रूप में क्यों, क्योंकि कम प्रदूषणकारी है, कम प्रदूषण देता है सीएनजी क्या करता है, कम प्रदूषण देता है, इसलिए गाड़ी में भरा जाता है। एक स्वच्छ ईंधन भी है सीएनजी। ये सब सीएनजी के देख रहे हैं, ठीक ना। सीएनजी ऊर्जा देता है एक गाड़ी में ईंधन के रूप में होता है, कम प्रदूषणकारी कारण। और सीएनजी कहा एक स्वच्छ ईंधन भी है। सवाल उठा है कि प्राकृतिक गैस में सीएनजी को लाभ क्या है, लाभ। तो सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घर और जो कारखाना में सीधा जलाया जा सकता है, सीधे जलाया जा सकता है, एकदम, है ना। फूकने उकने की जरूरत नहीं है, सीधे जला देंगे। जहाँ इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। पाइप के माध्यम से क्या चल जाएगा, सीएनजी घर तक, कारखाना तक आराम से जलाइए, कोई दिक्कत नहीं। यही एगो लाभ है, इसको आसानी से जला देते हैं सीएनजी को। सीएनजी को हम लोग क्या करते हैं, पाइप के द्वारा घर तक ले जाते हैं, है ना। पाइप लगा रहता है, आराम से ले जाइए, है ना, जहाँ ले जाना वहाँ तक पाइप द्वारा, है ना। पाइप द्वारा आराम से पहुँच जाता है घर तक और जला सकते हैं कारखाना तक। सीएनजी पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ौदा गुजरात, बड़ौदा पता है गुजरात में, दिल्ली के कुछ भागों अन्य स्थानों पर उपलब्ध है ना। जगदीशपुरा हबीजा में भी है। बड़ौदा गुजरात में, दिल्ली के कुछ भाग में और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। सीएनजी के पाइपलाइन बिछा हुआ है। सीएनजी के पाइपलाइन कहाँ बिछा है, बड़ौदा गुजरात में, दिल्ली के कुछ भाग अन्य स्थान पर उपलब्ध है। तो क्या देखा, प्राकृतिक गैस ये बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसका प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है पाइपलाइन द्वारा, सरलता से हो जाता है। पाइपलाइन और सीएनजी भी प्राकृतिक गैस है। जब प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से परिवहन हो रहा है तो सीएनजी भी पाइपलाइन से परिवहन हो जाएगा। प्राकृतिक गैस में एक है उसका नाम उच्च दाब पर सीएनजी को भंडार कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। उच्च दाब दे करके उसको जमा कर लेते हैं। सीएनजी को क्या कहते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस को, प्राकृतिक गैस है, इसको भंडार कर लेते हैं। यही सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है, कम प्रदूषणकारी होने के कारण गाड़ी के ईंधन में होता है और एक स्वच्छ ईंधन भी है सीएनजी को लाभ यही है कि घर तक, कारखाना तक पाइप के द्वारा पहुंच जाती है, जिसके कारण आसानी से जला सकते इसको। सीएनजी का पाइपलाइन बड़ौदा गुजरात दिल्ली तक फैला है। प्राकृतिक गैस, यही प्राकृतिक गैस सीएनजी है। सीएनजी का है प्राकृतिक गैस है, इसका उपयोग, ये तो सीएनजी का उपयोग देखा है।
हम लोग प्राकृतिक गैस देखते हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायन और उर्वरक के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग किस में होता है? प्रारंभिक पदार्थ के रूप में होता है। अभी प्रारंभिक पदार्थ कौन सा? रसायन उर्वरक के जो उद्योग होता है, रसायन उर्वरक उद्योग, इसमें औद्योगिक निर्माण में किया जाता है प्राकृतिक गैस का उपयोग। भारत में प्राकृतिक गैस है कि नहीं? तो भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है जी। सोच रहे हैं प्राकृतिक गैस का भंडार नहीं है, तो ऐसा गलत है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है भारत में। हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ का मिलता है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र है ना, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। सीएनजी भी काम मिलता है बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली, अन्य भाग होता है। अब प्राकृतिक गैस त्रिपुरा देख रहे हैं, उत्तरी पूर्वी भारत में है, और राजस्थान देख रहे हैं, राजस्थान पश्चिम में है, महाराष्ट्र भी पश्चिम में है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है प्राकृतिक गैस। उसी में प्राकृतिक गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस, जो उर्वरक यूरिया के उत्पादन में होता है। प्राकृतिक गैस कौन? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस प्राकृतिक गैस, इसका उपयोग उर्वरक यूरिया में होता है, यूरिया उत्पादन में। वही प्राकृतिक गैस सीएनजी भी है। ये बच्चा सवाल कर रहा है, क्या प्रयोगशाला में हम लोग मृत जीवी से कोयला बना सकते हैं, पेट्रोलियम बना सकते हैं, प्राकृतिक गैस बना सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि नहीं, प्रयोगशाला में तुरंत नहीं बनाएगा। क्यों? इनका बनना एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। मृतजीवी से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस बनेगा, लेकिन प्रयोगशाला में नहीं बनेगा, कि प्रयोगशाला में जल्दी बनाना है ना, तो जिंदगी खत्म हो जाएगा उतना दिन में। क्योंकि इसका बनता है बहुत धीमा प्रक्रम से, धीमी बहुत समय लग जाता है, लाखों वर्ष लग जाता है। इसलिए बहुत धीमी प्रक्रम द्वारा और इनके बनने की परिस्थितियाँ प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती है। प्रयोगशाला में सब नहीं बनेगा, क्योंकि इससे बहुत धीरे धीरे बनता है और लाखों वर्ष लगता है। आदमी 100 वर्ष जीवे करेगा तो खत्म हो जाएगा, कहाँ प्रयोगशाला में बन पाया। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित होता है, वो सीमित बने खत्म होने वाला है, उतना ही होगा। खर्च करेगा तो खर्च होगा, आने वाला समय में खत्म हो जाएगा, इसलिए सीमित है। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित बने समाप्त होने वाला है। जैसे प्राकृतिक संसाधन में जैसे जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन में आता है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक संसाधन क्या सीमित होता है? जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज। जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तीनों आ जाएगा। वन माने जंगल, खनिज भी और आदि समाप्त होने वाला होता है, ये सब समाप्त हो जाएगा तीनों। कह रहा है कि आप जानते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम गैस भी है, प्राकृतिक गैस भी है। कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। कोई भी मृत जीवी है वो मर जाता है, उसके कोयला, पेट्रोल बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है, तब जाके कोयला, पेट्रोल बनता है मृत जीव, मारा हुआ जीव। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार, अगर इसका भंडारण मिल भी गया कोयला, पेट्रोल का, तो कुछ 100 वर्षों में और कुछ 100 वर्षों और चलने वाला है। कोयला, पेट्रोलियम का भंडार मिलल है, कितना बरस तक चलेगा? आने वाला 100 बरस तक चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इन ईंधन का जलाना वायु प्रदूषण होता है। कोयला, पेट्रोल जलाएगा तो वायु प्रदूषण भी होता है जी, इसका प्रमुख कारण भी है। इनका संबंध विश्व उष्ण से भी होता है। वायु प्रदूषण से तो ही है, विश्व में उष्ण बनता है। उष्ण मतलब कि बहुत सारा मौसम माने वायुमंडल प्रदूषित होता रहता है, इसलिए विश्व उष्ण से भी है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधन का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक है। कह रहा कि जब हम इस सब के देख ही रहे हैं, जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम से
मृत जीव, मरा हुआ जीव से लाखों वर्ष लग जाता बनने में, अगले 100 वर्ष तक चलेगा, वायु प्रदूषण होगा, विश्व उष्ण से संबंधित रखता है, विश्व में उष्ण हो जाएगा। इस सबको देखते हुए इस सब ईंधन को हम लोग कोयला पेट्रोल का उपयोग नितांत आवश्यक हो तब उपयोग करें। नितांत आवश्यक उपयोग है तबे करें, नहीं तो बहुत आने वाला समय खराब हो जाएगा वायुमंडल। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा। अगर जरूरत के अनुसार उपयोग कीजिएगा पेट्रोल और कोयला को, जरूरत के अनुसार कोयला पेट्रोल के नितांत के अनुसार मैंने जरूरत के अनुसार प्रयोग करिएगा तो पर्यावरण बेहतर रहेगा। जो विश्व उष्ण बन रहा था, विश्व उष्ण का कम खतरा रहेगा बनने के लिए रहेगा, विश्व उष्ण का कम खतरा रहेगा। विश्व उष्ण कम बनेगा तो खतरा भी कम रहेगा, वायुमंडल भी प्रदूषित नहीं होगा। ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगा। कम प्रयोग कीजिएगा तो कोयला पेट्रोल का ईंधन आने वाला लंबे समय तक रहेगा। एक भारत में है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है। पेट्रोलियम भारत में है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ पीसीआर है। पी से हो गया पेट्रोलियम, सी से हो गया संरक्षण, आर से अगर रिसर्च मैंने अनुसंधान, ए से हो गया संघ। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ पीसीआर है। ये लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल को या डीजल को बचा सकते हैं, उनके गुर है। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ पीसीआर बोलता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो किस प्रकार पेट्रोल और डीजल को बचाइएगा। तो सुनिए, जहां तक संभव हो कि गाड़ी समान गति से और मध्यम गति से चलाए, इससे भी पेट्रोल डीजल बचेगा। यातायात लाइटों पर या जहां आपका प्रतीक्षा करना है, यातायात लाइट लगा रहता है, वहां आदमी गाड़ी रोक देता है, या जहां आप रुकल हैं किसी का इंतजार कर रहे हैं तो वहां पर गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। इससे भी पेट्रोल डीजल खत्म नहीं होगा, बचेगा। टायरों का दबाव सही रखिएगा तो पेट्रोल डीजल बच जाएगा। गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित करते रहे। नियमित मतलब का इसको सर्विसिंग करते रहिए। कुछ यहाँ पर है लिखा हुआ है पेट्रोलियम के संगठक कौन कौन है और उसका उपयोग। पेट्रोलियम के संगठक देखे, एलपीजी भी आता है, सीएनजी नहीं है, सीएनजी प्राकृतिक गैस का संगठक है सीएनजी, और हाइड्रोजन गैस भी। हम लोग पेट्रोलियम को देख ले संगठक कौन कौन है। पेट्रोलियम का संगठक आता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी आता है, पेट्रोल भी आता है, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, बिटुमेन। यही बिटुमेन का उपयोग पेट्रोलियम के संगठन से होता है। जिसका उपयोग किसमें होता है, कर रहा है, पेट्रोलियम से उत्पाद होता है बिटुमेन। इसका उपयोग पक्की सड़क बनाने में काम आता है। पहले पक्की सड़क बनाने में कोलतार का प्रयोग होता है, कोलतार कट जाता है, अब पक्की सड़क बनता है बिटुमेन से, जो बिटुमेन पेट्रोलियम से बनता है। तो पेट्रोलियम का संगठक द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी आता है। इसका घर में और उद्योग में भी ईंधन के रूप में होता है। घर उद्योग में देखते हैं ईंधन के रूप में खाना बनाने में काम आता है, जलाने में। पेट्रोल का उपयोग तो ये तो क्या ना जानता है, पेट्रोल का मोटर के ईंधन में शुष्क धुलाई में भी होता है। शुष्क धुलाई के लिए बिलाई के काम आता है। मोटर में होता है ईंधन के रूप में, लेकिन शुष्क धुलाई करना है, ज़्यादा धुलाई नहीं, कम धुलाई, तो बिलाई के रूप में काम आता है पेट्रोल। मिट्टी के तेल ये पेट्रोल का ही संगठन है। पेट्रोल साफ सुथरा तो बनता है सब। मिट्टी के तेल, स्टोव जलाने में, स्टोव पहले होता था लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में। लैंप, जेट वायुयान जो होता है उसको ईंधन के रूप में, लैंप में, जेट वायुयान में, स्टोव में ईंधन के रूप में मिट्टी तेल का प्रयोग करते थे। डीजल का प्रयोग भारी मोटर वाहन चलाने में और विद्युत जनित्र मैंने जनरेटर के लिए ईंधन के रूप में। भारी गाड़ी चलाना है और जनरेटर में डालना है तो डीजल का रुक। हल्का गाड़ी रहेगा तो पेट्रोल। जो मोटर
मोटर ईंधन के रूप में, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में, हल्का गाड़ी में पेट्रोल का प्रयोग। स्नेहक तेल का प्रयोग होता है स्नेह में। स्नेहक तेल होता है, इसको स्नेह में है, नाम में स्नेहक तेल तो स्नेहन में। पैराफिन मोम होता है, तो मोम है तो जाहिर सी बात है पैराफिन है, तो मरहम बनाने में, मोमबत्ती बनाने में, मोमबत्ती वैसलीन बनाने में, मरहम मोमबत्ती वैसलीन ये पैराफिन मोम से बनता है। बिटुमेन का प्रयोग तो जान ही रहे कि पेंट बनाने में, और सड़क निर्माण में आजकल इसी का प्रयोग हो रहा है। पहले कोलतार का प्रयोग होता था सड़क बनाने में, आज सड़क निर्माण में और पेंट बनाने में बिटुमेन का प्रयोग करता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन में आता है। कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तीनों क्या है, तीनों जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन का निर्माण कैसे हुआ? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस कैसे बना? ये सब जीवाश्म ईंधन कैसे बना? सजीव जब मर जाता है तो उसके अवशेष से बनता है और लाखों वर्ष में बना, लाखों वर्ष पूर्व बना है। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला संसाधन है। जितना जीवाश्म ईंधन है जो सजीव के मृत अवशेष से लाखों वर्ष पूर्व बना, उस सब का सब समाप्त होने वाला ईंधन है, संसाधन है। कोक, कोलतार, कोल गैस, इसका बनता है कोयले से उत्पादन होता है। और कोल गैस बनता है तो कोक का स्टार्टिंग से बनता है, जब कोक बनता है तो कोल गैस बनता है साथ है। पेट्रोलियम, पहले कोलतार का प्रयोग होता था पक्की सड़क बनाने में, अब कोलतार की जगह पर पेट्रोलियम से बनता है बिटुमेन, उसी का प्रयोग होता है, बिटुमेन का प्रयोग पक्की सड़क बनाने में। कोक, कोलतार, कोयला, गैस, कई तीनों का उत्पादन होता है कोयले से, जलता है उद्योग में तो बनता है कोक, कोलतार, कोयला। पेट्रोलियम के परिष्करण जब होता है, पेट्रोलियम के परिष्करण मतलब कि पेट्रोलियम जब साफ सुथरा होता है तो पेट्रोलियम गैस में निकलेगा, पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी निकलता है, मिट्टी का तेल भी निकलता है, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम, इसका उपयोग वैसलीन, ये सब चीज देख लीजिए पीछे। स्नेहक तेल कब बनता है? स्नेहक तेल का उपयोग स्नेहन बनाने में। कोयला, पेट्रोलियम के संसाधन सीमित है, इसका संसाधन सीमित है, खत्म होने वाला है, आने वाला 100 वर्ष में खत्म हो जाएगा। इनका नियोजित करना चाहिए। नियोजित मतलब कि इसके जगह पर नया चीज बनाते रहना चाहिए ताकि कोयला, पेट्रोलियम संसाधन सीमित न होकर के आने वाला समय बचल रहे। इसलिए कोयला, पेट्रोलियम का हो गया संसाधन सीमित है। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पर। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कोयला और पेट्रोलियम दोनों, कोयला पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। कोयला से बनता है कोक, कोलतार और कोल गैस। पेट्रोलियम से बनता है पैराफिन, पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस, डीजल तेल, मिट्टी तेल से बनता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक, पेट्रोलियम के कौन कौन संगठन होता है? पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम गैस हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस भी आता है ना। इससे पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन है, विभिन्न संगठन को पृथक करना है। जैसे पेट्रोलियम के बहुत सारे संगठन है, पेट्रोल भी आता है, पेट्रोलियम गैस आता है, डीजल तेल आता है, पैराफिन मोम आता है, स्नेहक तेल आता है, मिट्टी तेल आता है। इस संगठन को पृथक बना अलग करने का प्रक्रम को क्या बोलते हैं? शोधन कहते हैं, शोधन या परिष्करण कहते हैं। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन, तो सबसे कम प्रदूषण देने वाला सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, जिसको बनाया जाता है उच्च दाब दे करके कंप्रेस कर लिया जाता है और कोई भंडारण कर लेता है, इसलिए कंप्रेस नेचुरल गैस नाम है इसका। सीएनजी जो प्राकृतिक गैस है, कैसा है ये? प्राकृतिक गैस है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन
तो सबसे कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी है गाड़ी के लिए। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाया जा सकता तो नहीं। जीवाश्म ईंधन बनाने के लिए या कोयला, पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में नहीं बनता। क्यों? इसे बनाने के लिए उच्च दाब चाहिए और लाखों बरस लग जाता बनने में। इसलिए इस सब का प्रयोग जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल का प्रयोग प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। ये बोल रहा है कि बना सकते हैं, बात गलत बात बोल रहा है। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं तो नहीं, इसलिए गलत बात बोल रहा है, नहीं बनेगा। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषण करता है, तो पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषण है। सीएनजी का वाहन का सबसे कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी सबसे कम प्रदूषण करता है। पेट्रोल तनिक कर देता है प्रदूषण, इसलिए कह रहा है कि सीएनजी की अपेक्षा पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषण करता है तो नहीं, सीएनजी अधिक नहीं करता बल्कि पेट्रोल ज़्यादा करता है, इसलिए भी बात गलत बोल रहा है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। हाँ, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कोक होता है, पीछे पड़ चुके हैं, ये बात सही बोल रहा है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण। हाँ, कोलतार में लगभग देखिए कोक जो है कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोलतार में 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार में 200 पदार्थ का मिश्रण है। कोलतार का उपयोग देख रहे हैं ना, कोलतार से प्राप्त उत्पादन का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में, प्रारंभिक पदार्थ रासायनिक उर्वरक बनाने में काम आता है और दैनिक जीवन में काम आता है, खास करके औद्योगिक निर्माण में, उद्योग में भी काम आता है। जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, पहला फोटोग्राफी सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि बनाने में। रोचक तथ्य है कि मौत और कीटों को भगाने वाला दवाई बनता है। मौत और कीटों को भगाने वाला दवाई है नेफ्थलीन। ये भी नेफ्थलीन जो है कोलतार से बनता है। कोलतार का प्रयोग पहले होता था सड़क बनाने में, लेकिन सड़क का प्रयोग, पक्की सड़क बनाने में बिटुमेन का प्रयोग होता है। तो मिट्टी का कोलतार देख ले, कार्बन कोक जो है कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, सही है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, तो विभिन्न मतलब का 200 पदार्थों का मिश्रण है कोलतार, ये भी सही बोल रहा है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। नहीं, मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन है। क्यों? पेट्रोल, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कहा जीवाश्म ईंधन है। तो कोयला भी, पेट्रोलियम भी प्राकृतिक गैस सब कहा जीवाश्म ईंधन है। और पेट्रोलियम से बनता है बहुत सारा डीजल तेल, मिट्टी तेल, सब के सब पेट्रोलियम से जो चीज़ बनेगा सब जीवाश्म ईंधन में कहा। पेट्रोलियम से बनता है आपको मिट्टी का तेल, तो मिट्टी का तेल भी कहा होगा जीवाश्म ईंधन है। अभी बोल रहा है कि नहीं है, तो गलत बात है। पत्र के बारे में देते हैं, माने बिल ऑफ राइट। राइट माने अधिकार, ऑफ माने बिल माने क्या होता है, राइट माने क्या होता है, माने राइट, अधिकारों का घोषणा पत्र। बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट माने अधिकार होता है, और बिल माने घोषणा पत्र। अधिकारों का घोषणा पत्र हमें संविधान के महत्व का पता चल गया। क्या पता चल गया? कि नागरिकों के संविधान का जितना महत्व है ना, क्या है सुनिए। इस संविधान में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? अधिकारों का घोषणा पत्र, कौन व्यक्ति के कितना अधिकार मिलना चाहिए, कितना मिला है, उसका पूरा घोषणा पत्र बनाया जाता है संविधान में। नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध